Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today I am going to explain you about MBTI. MBTI is Myers-Briggs Topology Indicator. This test is for organizational psychology students, that is जिनका कोड MPECE034 है. ये जो वीडियो है ये उनके लिए है, उनके प्रैक्टिकल की प्रिपरेशन के लिए है. मेरे पास जो मैनुअल है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और हुएवर इज़ इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस टेस्ट मे रीच आउट टू मी ऑन माई ईमेल एड्रेस contact@priyabhargav@gmail.com. वो मेरे चैनल पे भी मेरा ईमेल आईडी आपको मिल जाएगा. सो या फिर आप कमेंट डाल सकते हैं नीचे, तो मैं शेयर कर दूंगी. सो इसमें क्या बताया वो मैं बता देती हूँ. MBTI जो है ये मेयर ब्रिग्स ने बनाया था, बट ये जो टेक्निक है इनकी, उसमें इन्होंने ये बताया है कि हर एक पर्सन की कुछ प्रेफरेंसेस होती हैं जो जिसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते. तो हम किस तरह से दुनिया को देखते हैं और अपने डिसीजंस लेते हैं अपने परसेप्शंस के अकॉर्डिंगली, वो हमारी प्रेफरेंसेस बन जाता है. सो ये सबसे पहले पब्लिश हुआ था 1962 में, और ये नॉर्मल पॉपुलेशन के ऊपर किया गया था, जिससे हमें ये पता चला कि हम कैसे हमारी सबकी वैल्यूज़ कैसे अलग अलग है, हमारे प्रेफरेंसेस कैसे अलग अलग हैं, वो बताया गया था. ये जो इन्वेंट्री है ये बेस्ड है कार्ल युंग के जो साइकोलॉजिकल टाइप्स उन्होंने अपनी थ्योरी में बताया था उस पे बेस्ड है ये. और युंग ने ये भी बताया था कि लोग जो डिसीजंस जब लेते हैं वो दो डाइकोटमस वे में ही लेते हैं, ईदर दिस और दैट. सो पोलैरिटीज़ नहीं है, ये बिल्कुल सेपरेशन नहीं है, बीच में भी आ सकता है ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक होता है, लेकिन मेजॉरिटी किसी चीज़ की ज़्यादा होती है हर एक इंसान में. सो उनके कॉग्निटिव फंक्शंस कैसे हैं उसके हिसाब से फिर ये दो पेयर में बढ़ जाता है. जैसे कि रैशनल थिंकिंग वाले लोग होते हैं जिन्हें हम जजिंग वाले कैटेगरी में डालते हैं, वो थिंकिंग एंड फीलिंग दो अलग हो गए है ना. इरेशनल में भी परसीविंग वाला फंक्शन होता है, सो वो सेंसिंग एंड इंट्यूशन हो गया. सो इस तरह से इन्होंने दो सेक्शंस में डिवाइड कर दिया है. ये जो थ्योरी है इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली इन्होंने ये बताया है कि इंसान जब बॉर्न होता है और जिस तरह से वो डेवलप हो रहा होता है, तो वो अपने प्रेफरेंसेस डिसाइड करने लगता है टाइम के साथ कि किस तरह से वो सोच रहा है, किस तरह से वो एक्ट कर रहा है, वो सब पहले से बेस्ड होता है. तो जो उसके थिंकिंग और एजम्पशंस होते हैं वो रैशनल थिंकिंग के ऊपर बेस्ड हो सकते हैं या फिर इरेशनल थिंकिंग के ऊपर भी बेस्ड हो सकते हैं. सो MBTI जो है वो भी कैटेगराइज करता है वैसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स, और MBTI में 4 पेयर्स बताए हैं डाइकोटमस उसके. तो 4 पेयर्स के भी अगर आप कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो 4 इंटू 4 इज 16, इसीलिए 16 पॉसिबल टाइप्स उसके बन जाते हैं. और वो 4 पेयर्स में क्या है, दो अपोजिट चीज़ें बताई गई हैं थिंकिंग के बारे में, जैसे एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन. तो एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन दो अपोजिट कैटेगरी हो गई इस तरह से. सेंसिंग, थिंकिंग, जजिंग, इस तरह से. तो वो इन्होंने बताया. अभी मैं आगे आपको मैनुअल से और समझाऊंगी कैसे क्वेश्चन क्या है, वो सारी चीज़ें आएंगी आगे. सो इन्होंने 4 डिफरेंट प्रेफरेंसेस के बारे में बताया, और ये जो प्रेफरेंसेस हैं इनको अल्फ़ाबेटिकली हम बताते हैं, एब्रिविएशन से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं. सो जैसे ESTJ अगर पर्सनालिटी टाइप है, यानी ये उसके प्रेफरेंसेस हैं बेसिकली. सो E से क्या हो गया, एक्सट्रोवर्जन हो गया, S से सेंसिंग हो गया, T से थिंकिंग हो गया, और J से जजिंग हो गया, जजमेंट हो गया. सो ऐसे ही INFP अगर है तो I से इंट्रोवर्जन हो गया, N से इंट्यूशन हो गया, F से फीलिंग हो गया, एंड P से परसेप्शन हो गया. सो इस तरह से हम पर्सनालिटी टाइप को डिसाइड कर सकते हैं. अब हम आगे मैनुअल समझेंगे, एंड देन क्वेश्चनेयर को कैसे सॉल्व करना है एंड कैसे स्कोरिंग करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, और उसके फर्दर मैं आपको ये भी बताऊंगी कि फाइल में कैसे लिखना है. नाउ इफ़ यू विल लुक एट दिस मैनुअल, ये मेयर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर मैनुअल है, WC पर्सनालिटी इंक ने पब्लिश की थी. इन्होंने यहाँ पे हमें बताया है कि किस तरह से चीज़ें हैं इस मैनुअल में. तो इन्होंने बताया कि जो हमारी पर्सनालिटी है, इस पूरे मैनुअल में जो समरी दी हुई है वो बताया है कि जो हमारी पर्सनालिटी है वो ये बताती है कि हम किस तरह का कैरियर चूज़ करेंगे, हमारे रिलेशनशिप्स कैसे होंगे, हम किस तरह से डिसीजंस लेंगे अपने लाइफ से रिलेटेड और बाकी चीज़ों के से रिलेटेड. तो इसाबेल मेयर जो थी, उन्होंने, शी इज़ अ फीमेल,
एंड इन्होंने यही बताया है कि हर हर एक इंसान की जिसके जैसी भी प्रेफरेंसेस हो, लेकिन उसका एक मेजर कंट्रीब्यूशन होता है वर्ल्ड में। सो जो पर्पस है मेयर ब्रिग्स इंडिकेटर का, ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल का जब आप लिखेंगे तो इसमें इंट्रोडक्शन वगैरह में आपको डालना पड़ेगा ये चीज़ें, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो ये मैनुअल आप मुझसे बाय कर सकते हैं अगर आपको वैसे भी पढ़ना है तो। सो ये जो पर्पस है मेयर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर का, वो सिंपली ये बताना चाहते हैं कि कैसे ह्यूमन पर्सनालिटी किस किस तरीके की होती है और क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें। ये मैनुअल में आप देखेंगे 4 डायकोटोमीज आपको मिलेंगी जो इंडिकेटर टाइप बनाती जाएंगी, एंड 16 डिफरेंट पर्सनालिटी आर्कीटाइप्स हमारे को मिलेंगे इससे, जिससे और उसमें ये भी बताया जाएगा कि कौन कौन से करियर्स प्रेफरेबल हैं एज पर दी पर्सनालिटी, एंड कैसे वो अपना टाइप को ओन करते हैं अपने जैसे, और कैसे किन के साथ वो वर्क कर सकते हैं, किन के साथ वर्क करना मुश्किल होगा, और जो अलग टाइप के हैं उनके साथ कैसे वर्क करना है, वो सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। तो गोल जो मैनुअल का है वो यही है कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को रिकॉग्नाइज करें, एंड एक ऐसे ग्रुप में काम करें जो आपको फुलफिलिंग अचीवमेंट दे, लाइफ दे। सो आपकी फुलफिलिंग रिलेशनशिप्स हो, आप वाइजर चॉइसेस कर सकें। और ये 2 वेबसाइट्स बताई हैं जहाँ से आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं, typelogic.com एंड पर्सनैलिटी टाइप पेज। नाउ कमिंग टू इंट्रोडक्शन, तो मेयर ब्रिग्स मैनुअल जो इंडिकेटर है, टोपोलॉजी इंडिकेटर, उसमें इस मैनुअल में आप ये आपको पता चलेगा कि आप किस तरह से इंटरेक्ट कर सकते हैं अपने कोवर्कर के साथ, पीयर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, इन सब के साथ। तो लोगों को अपनी लाइफ में तरह तरह से के लोगों से इंटरेक्ट करने में डिफ़िकल्टी आती है, लेकिन अगर आपको उनकी पर्सनैलिटी के बारे में पता हो तो आपको बेटर ऑप्शन इस मैनुअल से मिल जाएंगे कि किस तरह से उनके साथ बिहेव करना है, क्या नहीं करना है और क्या करना है। सो 16 पर्सनैलिटी आर्कीटाइप्स मिलेंगे हमें, और इसमें करियर चॉइसेस भी दिए हैं। सो इस मैनुअल में यहाँ पे इन्होंने हिस्ट्री दी है कि जो कार्ल युंग थे वो फाउंडर थे एनालिटिकल साइकोलॉजी के, और युंग ने बिलीव करते थे कि जो लोग हैं वो या तो एनर्जाइज्ड होते हैं जैसे एक्सटर्नल वर्ल्ड से जब इंटरेक्ट करते हैं, या फिर वो अपने इंटरनल वर्ल्ड को ही ओन करते हैं। जो एक्सटर्नल वर्ल्ड से एनर्जाइज होते हैं वो एक्सट्रोवर्जन कैटेगरी में आते हैं, और जो इंटरनल वर्ल्ड्स में ज़्यादा एनर्जाइज होते हैं वो इंट्रोवर्जन में आते हैं। देन लोग फिर परसीविंग भी हो सकता है, जजिंग भी हो सकते हैं, इसके बारे में हम डिटेल आगे भी पढ़ेंगे। 1921 में यूंग ने अपनी साइकोलॉजिकल टाइप्स में भी पब्लिश किया था इसके बारे में। फिर इसाबेल मेयर्स जो थी, ये साइकोलॉजिकल थियोरिस्ट थी जो एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप करना चाहती थी जिससे हम लोगों के प्रेफरेंसेस को आइडेंटिफाई कर सके, इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, इस तरह से परसेप्शंस उनके किस तरह से हैं, परसीविंग है कि जजमेंटिंग है। फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर आया तब उन्होंने ये टेस्ट रिजॉल्व किया, एंड जिससे हम अप्रोप्रिएट करियर चॉइसेस कर सके। उसके बाद मेयर ब्रिग्स का टाइप इंडिकेटर जो बना, उसमें मेयर्स एंड उनकी मदर कैथरीन सी ब्रिग्स, इन दोनों ने मिलके ये टेस्ट बनाया था, इसलिए मेयर्स एंड ब्रिग्स नाम है इसका। ब्रिग्स इनकी मदर है एंड मेयर्स वो खुद है। सो नाउ इसमें इन्होंने ये भी बताया डिस्क्लेमर में कि कोई भी टाइप बने, सब इक्वल हैं, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि एक बुरा है या एक अच्छा है। फिर मेयर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर डज नॉट मेजर एबिलिटी, ट्रेट्स और कैरेक्टर। ये कोई आपका मेजरमेंट नहीं कर रहा है कि आप क्या एबिलिटी है या ट्रेट है। कार्ल युंग एंड मेयर ब्रिग्स जो थे उनका वो यही बिलीव करते थे कि हम जब से पैदा होते हैं हमारे प्रेफरेंसेस होते हैं, और हमारे ये ट्रेट नहीं है। प्रेफरेंसेस एंड ट्रेट आर डिफरेंट थिंग। हम ट्रेट पे वर्क कर सकते हैं, प्रेफरेंसेस पे वर्क नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग करना है तो पब्लिक स्पीकिंग की आप करना उस पे वो आपका ट्रेट है। तो हो सकता है वो वीक हो तो आप उसको पॉलिश कर सकते हो प्रैक्टिस करके, लेकिन आपका प्रेफरेंस अगर इंट्रोवर्ट है तो आप दोबारा आप इंट्रोवर्ट ही हो जाओगे, आपको चाहे कितनी भी पब्लिक स्पीकिंग करा दी जाए। सो एक तो ये इन्होंने बताया। फिर योर टाइप डज नॉट डिक्टेट हु यू आर एज अ पर्सन। इस टेस्ट से आप स्ट्रांगली ये नहीं बोलोगे कि मैं ये ही हूँ, ये सिर्फ ये है कि आपके ये प्रेफरेंसेस हैं। जो फॉर्मेट ऑफ द टेस्ट है इसमें मेयर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर में 93 क्वेश्चंस होते हैं, उनमें 2 चॉइसेस मिलेंगी हर एक क्वेश्चन में। उनमें से एक आपको
चूज़ करना होगा एंड देन उसके बेसिस पे उसकी स्कोरिंग होगी। तो इन्होंने ये कुछ एग्ज़ाम्पल दिए हैं जैसे कि आई एम मोस्ट कंफर्टेबल बीइंग स्पॉन्टेनियस अ प्लानर। तो आप इनमें से प्लान करके आप ज़्यादा कंफर्टेबल होते हो या स्पॉन्टेनियसली जवाब दे सकते हो, वो सारी चीज़ें। फिर 4 डायकोटोमीज़ कौन-कौन से इन्होंने बताया जैसे कि एक्सट्रोवर्ट के लिए ई एंड इंट्रोवर्टेड के लिए आई। फिर इन्होंने एक्सट्रोवर्जन की क्वालिटीज़ बताई हैं जैसे कि ये दूसरे बाहर की दुनिया में ज़्यादा एनर्जाइज़ फ़ील करते हैं, ये एन्जॉय करते हैं सोशलाइज़ होना, एंथुसियास्टिक होते हैं, असर्टिव होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, एनिमेटेड होते हैं और ये एन्जॉय करते हैं दूसरे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना और अकेले में इनको अच्छा नहीं लगता। इंट्रोवर्ट्स की बात करें तो इंट्रोवर्ट्स जो होते हैं वो इनर वर्ल्ड में ही रहना चाहते हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है उनमें, सोशल इंटरेक्शन जब भी करते हैं तो सेल्फ रिफ्लेक्शन को प्रेफर करते हैं, पहले सोचते हैं फिर बोलते हैं। ये कोई भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं तो ऑब्जर्व करते हैं पहले एंड देन क्वाइट रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, पीसफुल होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं। इनकी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो अपने में ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, इनको सोशल सिचुएशन ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन ये शाई पीपल नहीं है। शाई लोग जो होते हैं वो सोशल सिचुएशन में डरते हैं, लेकिन ये डरते नहीं हैं, इनको पसंद नहीं होता है, सिंपल सी बात। देन सेंसिंग एंड इंट्यूशन के बारे में बताया कि सेंसिंग कौन होते हैं। सेंसिंग 5 सेंसेस को यूज़ करते हैं, प्रोसेस करते हैं, 5 सेंसेस से उनको जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है। देन फोकस करते हैं प्रेज़ेंट में, प्रेफ़र करते हैं कि वो लर्न बाय डूइंग करें, रादर सोचें उसके बारे में डिटेल में। कॉन्क्रीट थिंकर्स होते हैं, फिर इस तरह से इसकी पूरी प्रॉपर्टीज़ दी है। देन इंट्यूशन वालों की भी दी हुई है। सो आप जब मैनुअल पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। देन थिंकिंग एंड फीलिंग के बारे में इन्होंने डिटेल में बताया है कि थिंकिंग वाले कैसे होते हैं, फीलिंग वाले कैसे होते हैं। देन जजमेंटिंग एंड परसीविंग कैसे होते हैं और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि ये एनर्जी जो एक्सट्रोवर्जन इंट्रोवर्जन है ये एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। सेंसिंग एंड इंट्यूशन ये इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा है। थिंकिंग एंड फीलिंग डिसीजंस के बारे में बात कर रहा है एंड जजिंग एंड परसीविंग ये लाइफ़स्टाइल के बारे में बात कर रहा है। सो इन्होंने यहाँ पे इस ग्राफ में ये भी आप अपनी मैनुअल में जब प्रैक्टिकल लिखेंगे तो ये ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। सो किस तरह से हमारा पर्सनैलिटी के बारे में बात किया गया है। फिर इसमें इन्होंने ये जो 16 कैटेगरीज़ बनेंगी 4 इंटू 4 मतलब सबकी अपनी-अपनी कोई ना कोई तो आएगी। सो इसमें बताया है कि ये किस तरह के होते हैं। जैसे IST जे आया तो वो ड्यूटीफुल होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, लॉजिकल होंगे, मेथोडिकल होंगे। तो ये ट्रेडिशनलिस्ट माने जाते हैं। 13.7%। फिर इसमें बाकी लोगों का भी दिया है कि ISFJ होगा तो ड्यूटीफुल, प्रैक्टिकल, सपोर्टिव, मेटिकुलस इस तरह के होंगे। सो ये कैसे होते हैं? प्रोटेक्टर्स होते हैं इस तरह से। सो इन्होंने यहाँ पे ये भी बताया कि कौन किस तरह के होते हैं। सो नाउ अगर इसमें आगे देखा जाए तो इन्होंने 16 पर्सनैलिटी टाइप्स के बारे में और डिटेल में सब कुछ दिया है, हर एक कैटेगरी को निकाल-निकाल के। मतलब आप सोचो हर एक ये जो 16 कैटेगरीज़ यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म बताए थे, उन सब के बारे में यहाँ पे डिटेल बताया। उनका करियर चॉइसेस भी बताए हैं कि जैसे ये वाला जो कैटेगरी है ESTJ उसमें उनके करियर चॉइसेस क्या होंगे, अकाउंटेंट, इंजीनियर ये क्या होंगे एंड देन की एलिमेंट्स जो इनके साथ जो भी लोग काम करते हैं उनको क्या सोच के उनके साथ काम करना है, क्या ध्यान में रखना है। जैसे कि अगर मैं इस पर्सनैलिटी के साथ काम करना चाहती हूँ, तो मुझे ये ध्यान रखना होगा कि बी ओपन एंड ऑनेस्ट विद देम। इनके साथ मुझे ओपन ऑनेस्ट रहना पड़ेगा। डू बी ऑर्गेनाइज्ड आर इम्पेशेंट विद इनएफिशिएंसी। अगर आप इनएफिशिएंट है तो ये इम्पेशेंट फील करते हैं। इनके साथ बहुत आपको ऑर्गेनाइज रहना पड़ेगा। देन डू नॉट क्रिटिसाइज इनकी वैल्यूज़ को आप क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ऑफर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और जब भी आप क्रिटिसिज्म दे रहे हो तो वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव वे में उनको बताना पड़ेगा। सो इस तरह से इन्होंने हर पर्सनैलिटी टाइप के बारे में बताया है कि किसके साथ आपको कैसे बिहेव करना है और इनका कौन सा करियर ज़्यादा उनको सूट करता है। सो ये बहुत बड़ा अच्छा है और हर एक फील्ड के इंसान को ये पता होना चाहिए। सो ये टेस्ट से आपको बहुत कुछ खुद के बारे में पता चल जाएगा और दूसरों के बारे में पता चल जाएगा। तो ये पूरा डिटेल है। आपको प्रैक्टिकल में इतना सारा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ ये जो ऊपर एक बॉक्स था जिसमें 16 कैटेगरीज़ बताई हैं, वो आप ज़रूर बॉक्स बना के मेंशन कर सकते हैं या ऐसा पैराग्राफ में भी ये वाला
पैराग्राफ में भी मेंशन कर सकते हैं कि ये कैसे होते हैं, ये कैसे होते हैं, 1 2 3 4 डाल के ना 16 का मेंशन कर सकते हैं सेंटेंस बना के लिख के इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस बॉक्स। सो इट्स अप टू यू, आप किस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं प्रैक्टिकल में। अब हम करेंगे टेस्ट। जो टेस्ट कैसा होता है उसके बारे में हम बात करेंगे, और टेस्ट को कैसे स्कोरिंग करना है ये भी मैं आपको समझाने वाली हूँ। यहाँ पे इन्होंने क्रिटिसिज्म ऑफ द टाइप इंडिकेटर के बारे में बताया है कि इसकी जो रिलायबिलिटी है वो 75 to 90% है। ये भी हमें प्रैक्टिकल में लिखना पड़ता है इसकी रिलायबिलिटी के बारे में। और ये कुछ ऐसा क्वान्टिटेटिव नहीं है, क्योंकि हम टाइम के साथ बदलते हैं, हमारे प्रेफरेंसेस भी बदल जाते हैं, स्पेसिफिकली बच्चों के प्रेफरेंसेस बदलते हैं। तो ये हार्ड एंड फास्ट स्केल नहीं माना जाएगा बच्चों के लिए, बट हम अप्लाई कर सकते हैं बच्चों पे। नाउ कमिंग टू मेयर ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर, जो टेस्ट है एक्चुअली। सो इन्होंने बताया है कि इसमें जो भी आंसर्स है वो राइट रॉन्ग में कुछ नहीं है, आपका जो आंसर है वो हेल्प करेगा आप ही कोई। एंड मैं भी ऑनेस्टली यही कहूँगी कि अगर आप टेस्ट कर रहे हैं तो बी ऑनेस्ट। आप जितने ऑनेस्ट रहेंगे उतना ही आपको खुद की पर्सनैलिटी के बारे में पता चलेगा, एंड आप अपने करियर चॉइसेस अच्छे से कर सकते हैं। एंड आप जिसका भी टेस्ट लेंगे उसको भी ये बोलना कि इसमें कोई राइट रॉन्ग नहीं है, दे हैव टू बी ऑनेस्ट, और अपने आंसर्स को ध्यान से देखें। अब और आपकी जो स्ट्रेंथ्स है उसके बारे में पता चलेगा, और जब आप करेंगे तो बी सिंसियर। सो इसमें आप देखेंगे तो हर एक क्वेश्चन में ए और बी चॉइसेस दी हुई है। जैसे मैं एक आध एग्जांपल आपको बताऊंगी, इसके पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है। जैसे व्हेन यू गो समवेयर फॉर द डे, वुड यू रादर प्लान व्हाट यू विल डू एंड व्हेन, और जस्ट गो। अगर आप कहीं बाहर एक दिन के लिए जा रहे हैं तो आप क्या प्रेफर करेंगे? पहला कि आप प्लान करेंगे अच्छे से, आप क्या कब करेंगे, कितने बजे पहुंचेंगे, कैसे, और कितने बजे तक वापस आ जाएंगे, या फिर आप सिर्फ बस आपके दिमाग में और आप निकल जाएंगे बिना सोचे समझे। सो इनमें से क्या चॉइस है? तो आप जब भी ये आंसर करेंगे, क्योंकि मैंने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करके देखा एंड देन आई रियलाइज्ड कि किस तरह से ज़्यादा वर्कआउट होगा। आप जब भी आंसर करेंगे, जैसे 1, इसके सामने अगर सपोज आपका आंसर ए ऑप्शन है तो आप 1A लिख देंगे। सिमिलरली ऐसे ही सेकंड का करेंगे तो आपका इन दोनों में से जो भी आंसर होगा उसके सामने 2 लिख के उसके आगे अल्फ़ाबेट लिख देंगे। इस तरह से आप इस टेस्ट को करते जाना। जब ये पूरा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सेकंड पार्ट में सिर्फ वर्ड्स है, इन वर्ड से आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करना है। तो जैसे पहला है 27 में ए शेड्यूल्ड एंड बी अनप्लैन्ड। तो इसमें 27 सपोज आप शेड्यूल्ड है, मतलब आप हमेशा शेड्यूलिंग पसंद करते हैं, अनप्लैन्ड जाना पसंद नहीं करते, तो 27A कर देंगे आप। सो इस तरह से नंबर के आगे आपको अल्फ़ाबेट डाल लेना है, क्योंकि वो स्कोरिंग में आपको हेल्प करेगा। वंस यू आर डन, तब आप इस टेबल पे आ जाएंगे। अब आप टेबल पे स्कोरिंग जब करना शुरू करेंगे, जैसे आप EI ऐसे लिख लेना, और EI का पहले करना। तो जैसे आपने थर्ड क्वेश्चन में देखना, आपने 3A आया था कि 3B आया था। तो आप दो जब कॉलम बनाएंगे ई और आई का, सो अगर सपोज आपने 3A ऑप्शन था आपका, तो ई के नीचे आप 2 नंबर डाल देना। और सपोज अगर आपका 3B था तो आई के नीचे आप 2 नंबर डालेंगे। सिमिलरली आप सपोज आपका सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर ए था, तो 6A का नंबर 2 लगेगा और ई के नीचे ही लिखेंगे। ऐसे करके आप दोनों ये जो क्वेश्चन के यहाँ पे नंबर लिखे हैं ना, उनमें आप अपना ऑप्शन को ध्यान से देखना। ए वाला किस साइड में दिया हुआ है, कुछ ए यहाँ है, कुछ ये ए यहाँ है, कुछ बी यहाँ है, कुछ बी यहाँ है। तो उसके हिसाब से आप यहाँ पे नंबर देख के ही डालना। ई वाले कॉलम में आना चाहिए। अगर 29B ऑप्शन है आपका, तो आप 2 नंबर डाल के ई के नीचे छोड़ देंगे। अगर आपका 29A था तो आप आई के नीचे 2 डाल के छोड़ेंगे। इस तरह से आपको करना है। सो आपको वैसे तो इसमें इन्होंने स्कोरिंग का ये बोला है कि इनको सबको फिर ऐड करना है, और दोनों में से जो ज़्यादा है वही आपका अल्फ़ाबेट हो जाएगा। जब आपने EI का कर लिया, फिर आप SN के लिए करना, उसके बाद फिर आप TF के लिए करना, फिर JP के लिए करना। यानी कि आप इन दोनों में से कोई एक हो सकते हो, ऐसे ही इन दोनों में से कोई एक हो सकते हो। जब आपके टोटल आ जाएंगे, सो वैसे तो करते करते ही पता चल जाता है दोनों में से कौन ज़्यादा हो रहा है। तो सपोज़ आई ज़्यादा हो रहा है आपका, सो इन दोनों में से काउंट करके, कैलकुलेट करके जब आप ऐड करेंगे ना, तो दोनों में से किसी एक का काउंट ज़्यादा आएगा। सो सपोज़ EI में से आई ज़्यादा आ रहा है, तो आप अपने लिए आई लिख लेंगे अल्फ़ाबेट। फिर ऐसे ही SN का जब आपने किया कंपैरिजन, तो SN में से सपोज S आपका ज़्यादा आया है, तो आप S लिख लेंगे अपने लिए अल्फ़ाबेट।
सिमिलरली टी एंड एफ का कंपैरिजन होगा, इनके भी सम जो आप करेंगे प्लस करके जो वैल्यूज़ आएंगी उनमें भी आप कंपेयर करेंगे दोनों में से ज़्यादा कौन सा है और फिर आप लिख लेंगे। ऐसे ही इसमें भी करेंगे जेपी में। सो इस तरह से जब आप करेंगे तो इनमें से किसी ना किसी, ये देखिए ये बॉक्स है, आई ई में से किसी एक का जो ज़्यादा आएगा वो लिख देना, एस एन में से जिसका ज़्यादा आएगा वो लिख देना। ऐसे ही मान लो अगर ऐसा हुआ कि ई और आई दोनों का इक्वल वैल्यू आ रही है तो आपको आई चूज करना है। ऐसे ही एस एन की दोनों का सम इक्वल आ रहा है, प्लस करके दोनों का इक्वल आ रहा है तो एन को चूज करना है। टी और एफ का भी इक्वल आ रहा है तो आपको मेल है तो टी सिलेक्ट करेंगे, फीमेल है तो एफ सिलेक्ट करेंगे। और ऐसे ही जे पी में का भी इक्वल आ रहा है तो पी सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से आप अपने पर्सनालिटी टाइप ढूंढ लेंगे। सो जब आपने ये कर लिया तो आपके ये कॉम्बिनेशन बन जाएंगे कि इनमें से कौन सा ज़्यादा है, क्या है, आप कौन है। सो इसमें इन्होंने यहाँ पे बताया भी है माइंड, एनर्जी, नेचर, टैक्टिक्स, आप कौन सी यूज़ करोगे। सो इस तरह से आप अपने बारे में पता लगा पाएंगे कि आप कैसे हैं। और आप पढ़ के भी पता लगा लेंगे, जैसे कि सपोज़ आपका आई आया इसमें प्रेफरेंस, क्योंकि आई ई का टोटल किया था और आई का टोटल किया था तो आपका आई ज़्यादा आया। सो इसीलिए आपने आई ऑप्ट कर लिया। तो आई मतलब आप इंट्रोवर्टेड है एंड आप अकेले एक्टिविटीज़ करना पसंद करते हैं, बोलना सोच के बोलना पसंद करते हैं, आप सोशल इंटरेक्शन में थक जाते हैं, आप ज़्यादा पसंद नहीं करते लोगों के बीच में, इस तरह से। सो इस तरह से आपको ये पता चल जाएगा। ये जब आपका हो जाएगा, मतलब ये इसका पूरा टेस्ट, पूरा क्वेश्चनर आपको प्रैक्टिकल में लगाना पड़ता है और इसका जो आपने सिलेक्ट किया है ना अपना ऑप्शन खुद का, जब रिजल्ट निकाला है वो भी आपको डालना पड़ेगा इसमें। एंड जैसे सपोज आपका आ गया ई एस टी जे आया, तो ई एस टी जे में आप इसमें से ढूंढेंगे ई क्या है, तो आप लिखेंगे ई इज़ दिस, आई दिस पर्सन प्रिफर्स दीज एक्टिविटीज़। एस सेंसिंग, दिस पर्सन हैज़ सेंसिंग क्वालिटीज, सो इसके आगे आप ये लिख देंगे। फिर देन नेचर किस तरह का है वो लिख देंगे, टैक्टिक्स किस तरह की है वो लिख देंगे। फिर इसकी जो मैनुअल में हमें कैरियर चॉइसेस भी दी थी, आप वो भी लिख सकते हैं कि दिस पर्सन शुड ऑप्ट करियर्स आउट ऑफ दिस 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 करके। सो ये सब आप पूरा कंक्लूजन निकाल के बता सकते हैं कि इनके साथ कैसा रहना चाहिए, वो सब उस मैनुअल में था। सो इस तरह से आप प्रैक्टिकल में लिखेंगे। मैं एक बार मैनुअल भी आपको खोल के समझा देती हूँ किस तरह से एम आएगा, क्या आएगा वो भी। नाउ इफ़ यू विल लुक एट दिस प्रैक्टिकल मैनुअल जो आपको यूनिवर्सिटी से ही मिली है, उसमें फॉर्मेट ऑफ प्रैक्टिकम बताया। जैसे टाइटल है तो आप मेयर ब्रिग्स टोपोलॉजी इंडिकेटर ये लिखेंगे इसमें टाइटल। एम क्या है कि यू टू assess the personality of the subject using मेयर ब्रिग्स टेस्ट। फिर इंट्रोडक्शन में वही जो मैंने पूरा बताया था कि कहाँ से ली थी, हिस्ट्री क्या थी इसकी, है ना। यहाँ पे इन्होंने बताया भी है कि आप क्या लिखोगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मतलब कि वो टेस्ट बना कैसे था उसके बारे में आप बता सकते हैं कि उसमें क्या क्या कंसेप्ट डाले गए हैं, किसने डिस्कवर किया था, और वो टेस्ट का है क्या, उसमें क्या पर्सनैलिटी टाइप्स दिए हैं ये। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट में क्या आ जाएगा, टेस्ट में कितने आइटम्स हैं, कितने क्वेश्चनियर है ना, उसको उसके क्या क्या फैक्टर्स को हम एनालाइज कर रहे हैं, उसकी रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, ये सब आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैनुअल में भी लिखा हुआ है कि आप किसके अंदर क्या डाल सकते हैं। मटेरियल क्या क्या चाहिए, पेन पेंसिल चाहिए है ना, क्योंकि वो उसमें टिक लगाएंगे आंसर में, और तो आपको कुछ नहीं चाहिए। और बुकलेट चाहिए है, स्कोरिंग की तो आपको पता ही है कि मैनुअल में ही है तो मैनुअल चाहिए बेसिकली, है ना। फिर इरेजर वगैरह दे देंगे, ये हो गया। फिर पार्टिसिपेंट्स प्रोफाइल कौन कर रहा है उसके बारे में आप डिटेल डाल देंगे। फिर प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन में प्रिपरेशन, आपने प्रिपरेशन क्या किया, इसमें टाइम लिमिट का तो कुछ बताया नहीं है, लिमिटेड क्वेश्चन है। आंसर शीट हमें चाहिए है, इंस्ट्रूमेंट में हमें पेंसिल वगैरह चाहिए, बुकलेट चाहिए है ना। फिर रेपो, आपको रेपो बनाना पड़ेगा, उसको शांत करके बिठाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा पार्टिसिपेंट को डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर इंस्ट्रक्शंस आप क्या देंगे, जो टेस्ट मैनुअल में जो भी इंस्ट्रक्शन है कि कोई भी आंसर राइट या रॉन्ग नहीं है, ये सब लिख देंगे। प्रिकॉशन क्या लेंगे, कि जब आप एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो वो शांति से बैठे, इधर डिस्टर्बेंस ना हो, कोई यहाँ से बोल रहा है कि ऐसे शो नहीं होना चाहिए। एंड देन इंट्रोस्पेक्टिव रिपोर्ट जब आप बनाएंगे तो उसमें आपको ये बताना है कि टेस्ट जब कंप्लीट हो गया तो पार्टिसिपेंट क्या घबरा रहा था, क्या कर रहा था,
है ना? ये सब आप बता देंगे। उसकी फीलिंग क्या थी, वो क्या इंटरेस्टेड है जानने के लिए अपने स्कोर। फिर आपने स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन, आपने जो स्कोर किया किसका कितना आया, ई का कितना था, आई का कितना था, है ना? टी का कितना था, जे का कितना था, वो सबके स्कोर लिखेंगे एंड देन कंपेयर करके बताएँगे ई इज़ ग्रेटर देन आई। फिर देयरफॉर वी आर गोइंग टू चूज़ ई बिकॉज़ ई इज़ ग्रेटर देन आई। इस तरह से हर एक अल्फ़ाबेट में जब आपने टोटल किया, तो आपने क्यों चूज़ किया वो सब आप इसमें बताएँगे। और फिर डिस्कशन करेंगे कि ये आपके रिज़ल्ट के बारे में कि आपने जो रिज़ल्ट निकाला है वो क्या आया है, और इसमें आपको फिर कंक्लूजन में आप बता देंगे क्योंकि ये पर्सनैलिटी है इसलिए इसको ये करियर चॉइसेस चूज़ करने चाहिए। इसके साथ जो भी इंटरैक्ट करे उसको इन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, ये सब आ जाएगा। देन रेफ़रेंस आपने कहाँ से, मैनुअल से लिया है ना? ये सब चीज़ें आ जाएँगी। सो बस दैट्स इट। इस तरह से आपको अपनी प्रैक्टिकल मैनुअल पे वर्क करना है। आई होप आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगेगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको जो भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें या मुझे ईमेल कर सकते हैं contact priyabhargav@gmail.com। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।